everyone and welcome back to my channel Interesting Biology by Dr. Vanna Sharma। आज क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हम उसका एक हिस्सा पढ़ेंगे, एक पार्ट पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह की गैमेट्स की आवश्यकता होती है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। जिन ऑर्गन्स में इन गैमेट्स का निर्माण होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, जनन अंग कहलाते हैं। और नर जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और मादा जनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अब इन पुष्पीय पौधों में फ्लावरिंग प्लांट्स में ये जनन अंग कहाँ होते हैं, ये हमने पुष्प की संरचना में पढ़ा है। जब हम एक पुष्प की संरचना पढ़ते हैं तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर में होते हैं और पुष्प के विभिन्न भागों में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये हमने नाम पढ़े थे, जिनमें से पुमंग और जायांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। पुमंग अनेक पुंकेसर से, एक या अनेक पुंकेसर से मिलकर बना हुआ होता है और पुंकेसर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पुंकेसर को स्टैमेन भी कहते हैं। ये ही नर जनन अंग है। यदि हम पुंकेसर की संरचना देखते हैं जो कि पुष्प में दलपुंज के अंदर की ओर दल से लगे हुए होते हैं या पुष्पासन पर लगे हुए होते हैं, इनकी संरचना यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार के इनका स्ट्रक्चर होता है। और इसके जो मुख्य भाग होते हैं, सबसे ऊपर की ओर फूला हुआ भाग, ये वाला भाग एंथर या परागकोश कहलाता है, जिसके अंदर नर युग्मक या परागकण उपस्थित होते हैं। और ये परागकोश एक तंतुनुमा संरचना से जुड़ा हुआ होता है जिसे फिलामेंट या पुंतंतु कहते हैं। परागकोश प्राय अधिकांश पुष्पों में दो पाली का बना हुआ होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, द्विपाली युक्त। एक पाली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये और ये दोनों पालियां एक दूसरे से एक विशेष संयोजक से, कनेक्टिव से जुड़ी हुई होती हैं। पतली झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे कनेक्टिव कहते हैं, इन दोनों को जोड़ने वाला भाग, और ये फिलामेंट या पुंतंतु है। यदि हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो इस सेक्शन में हम देखते हैं कि प्रत्येक पाली में इस तरीके से दो कोष्ठ दिखाई देते हैं और इन कोष्ठ में ही परागधानियां, जिनके अंदर परागकण होते हैं। प्रत्येक लोब में दो कोष्ठ होते हैं, यानी कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर परागकोश होता है और हर एक कोश में दो चैम्बर्स होते हैं। और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये एक परागकोश में 4 चैम्बर दिखाई देते हैं, जिन परागकोश में जो एंथर दो पाली युक्त होते हैं उनमें 4 परागधानियां होती हैं। इनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जिनके अंदर परागकण होते हैं। 4 ऐसे कोष होते हैं, लेकिन कुछ पुष्पों में ये दो पाली का नहीं बना होता परागकोश, एंथर सिंगल पाली होती है। यदि एक पाली होती है तो उसमें दो परागधानियां या माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। आज हम इन परागधानियों में मेल गैमेट्स या परागकण कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, इस एंथर का डेवलपमेंट पहले कैसे होता है और फिर इसके अंदर इन कोष्ठों में, इन परागकोश के इन माइक्रोस्पोरेंजियम में, बीजाणुधानियों में या परागधानियों में मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे। प्रारंभ में परागकोश इस प्रकार की संरचना नहीं होती है। ये एक इस तरह से एक छोटी सी टिश्यू का बना हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का बना हुआ कोशिकाओं का एक समूह होता है। और इसके स्ट्रक्चर को यदि हम पीएस को देखते हैं तो ये विभज्योतिकी कोशिकाओं का समूह इस प्रकार से दिखाई देता है। इस तरह के दो लोब इसमें नहीं दिखाई देते हैं और इसकी शेप जो होती है वो लगभग ओवल होती है, अंडाकार शेप का विभज्योतिकी कोशिकाओं का समूह के रूप में परागकोश प्रारंभिक अवस्था में होता है। और इन कोशिकाओं के चारों ओर एक लेयर की बनी हुई बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस होती है। यानी प्रारंभिक अवस्था में परागकोश कैसा होता है, हैविंग ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स विद एपिडर्मिस, यानी कि विभज्योतिकी कोशिकाओं का समूह जिसके चारों ओर एपिडर्मिस होती है। परागकोश शुरू में इस तरीके का होता है, ये वाला भाग। अब इस भाग में कुछ परिवर्तन होते हैं। एपिडर्मिस के अंदर की ये कोशिकाएं हाइपोडर्मल सेल्स कहलाती हैं। प्रत्येक इसके कॉर्नर की, इस ओवल शेप स्ट्रक्चर की परागकोश के चारों कॉर्नर पर उपस्थित सभी कोशिकाओं में से एक कोशिका अन्य कोशिका से कुछ अलग दिखने लगती है।
ऐसा क्यों? क्योंकि वो कुछ साइज में अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी हो जाती है, उसका केंद्रक बड़ा हो जाता है, उसका जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है, तो वो अन्य कोशिकाओं से अलग दिखाई देने लगती है और इस कोशिका को अब आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इनमें से चारों कोने में से जो कोशिका अन्य कोशिकाओं से अलग दिखने लगती है उनको आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। अब प्रत्येक आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। यहाँ पर यंग एंथर इस तरीके का था, इससे आर्कीस्पोरियल सेल बनी हर कॉर्नर में। हर आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल या परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन मतलब इस तरीके से ये सेल यहाँ कॉर्नर पर है, इसमें ऐसे विभाजन होगा तो 1 से 2 कोशिकाएं, जो यहाँ पर इस कॉर्नर में इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। इस तरह के विभाजन से ये 2 कोशिकाएं बनती हैं। जो कोशिका एपिडर्मिस, बाहर की ओर ये एपिडर्मिस है, जो कोशिका बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस की ओर होती है उसको कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और नीचे की ओर जो कोशिका होती है उसको कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यानी कि इस आर्कीस्पोरियल सेल से 2 कोशिकाएं बनती हैं, एपिडर्मिस की ओर ऊपर की ओर प्राथमिक भित्तीय कोशिका और नीचे की ओर प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका। अब पैराइटल सेल या भित्तीय कोशिका, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, ये भित्तियों का निर्माण करती है। ये पैराइटल सेल जो है उससे 3 तरह की भित्तियों का निर्माण होता है। ये भित्तियां कैसे बनती है इस डायग्राम में हम देखते हैं। ऊपर की पैराइटल सेल बार बार विभाजित होती है और इनके विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं और वो 3 लेयर में व्यवस्थित हो जाती है। जो एपिडर्मिस के ठीक अंदर की और जो कोशिकाओं की लेयर होती है वो थिक वॉल्ड, मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की लेयर बनती है, जिसको कहते हैं एंडोथीसियम। सिंगल लेयर इसकी बनती है। और एंडोथीसियम की कोशिकाएं, जैसे अभी हम बता रहे हैं कि मोटी भित्ति वाली होती हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो परागकोश के मैच्योरेशन के समय परागकोश फटता है। तो जिस स्थान पर ये फटता है और इसमें से परागकण बिखर जाते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखा रहा है कि ये कैसे स्फुटित होता है, ऐसे स्थान पर जहां पर ये फटता है वहां पर एंडोथीसियम की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं और वो आसानी से दबाव पड़ने पर फट जाती हैं और परागकण बाहर बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार हमने कहा कि भित्ति कोशिका से पहली बाहर की ओर जो लेयर बनती है वो है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, एंडोथीसियम। उसके बाद इसके अंदर की ओर जो लेयर पिंक कलर से यहाँ दिखाई हुई है, जो इसके एंडोथीसियम के अंदर बनती है वो कहलाती हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर एंडोथीसियम तो सिंगल लेयर्ड होती है और जिस स्थान पर ये फटती है वहां पर हमने बताया था उसको कहते हैं स्टोमियम। इसके अंदर जो लेयर बनती है वो 1 से 5 लेयर की हो सकती है। वो 3 लेयर भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, डिपेंड करता है अलग अलग समय, अलग अलग सिचुएशंस में। तो ये मिडिल लेयर 1 से 5 लेयर की बनी हुई हो सकती है। इसके अंदर की जो लेयर, इससे अंदर की जो भित्ति बनती है उसको कहते हैं टैपिटम। ये लंबी कोशिकाएं होती हैं, बड़ी होती हैं, इनका न्यूक्लियस आप देख रहे हैं स्पष्ट दिखाई दे रहा है। टैपिटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम, ये क्रम से सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस की ओर एंडोथीसियम लेयर, मिडिल लेयर और टैपिटम। ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ऊपरी कोशिका से 3 भित्तियां इस प्रकार से बन जाती हैं परागकोश की। इससे पहले परागकोश की बाहरी भित्ति को हमने एपिडर्मिस कहा ही था। अब इन भित्तियों में से जो 2 भित्तियां मिडिल लेयर और टैपिटम है, ये जैसे जैसे परागकोश मैच्योर होता है और इसमें परागकणों का निर्माण होता है, ये भित्तियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं और इनका मतलब ये इसके अंदर बनने वाले परागकणों के पोषण में काम आती हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। लास्ट में परिपक्व परागकोश में केवल एंडोथीसियम ही रह जाता है। अभी तक हमने केवल इस प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्तीय कोशिका के बारे में पढ़ा, जिससे 3 भित्तियां बनी हैं ये वाली। इसके बाद आता है ये प्राइमरी स्पोरोजिनस या माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। इसमें भी 2-3 विभाजन होते हैं प्रत्येक सेल में। बार बार विभाजन से
माइक्रोस्पोर मदर सेल या सूक्ष्म जीवाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। जो नीचे वाली कोशिका है उससे सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनती हैं। इससे 3 भित्ति। अब ये सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका, जैसे नाम से पता चल रहा है, सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि इन सेल से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर्स ही मेल गैमेट्स बनाते हैं, मेल गैमेट्स हैं और परागकण कहलाते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मीन्स अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके, युग्मकों के बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिससे प्रत्येक सेल से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और वे कोशिकाएं जो मातृ कोशिका से बनी हैं उनसे निर्मित कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं, अगुणित होती हैं। मीन्स उनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। तो इस तरह माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये 2n वाली होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन या परागकण बनते हैं, जो कि अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं, इसलिए ये हैप्लॉयड होते हैं, अगुणित होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इस प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक पराग मातृकोशिका या सूक्ष्म जीवाणु मातृकोशिका से कितने परागकण बनते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उससे 4 परागकण बनेंगे। इसी तरीके से सिंपली कभी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे दिया जा सकता है कि 50 पराग मातृकोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं से कितने परागकण बनेंगे। अब आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं 1 से, क्योंकि ये 4 बनी है, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 200। 200 परागकण या 200 पोलन ग्रेन्स का निर्माण होगा। इस तरह ये हमें जरूर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक पराग मातृ कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। इस प्रकार परागकणों का बनना, परागकोश के अंदर परागकणों का जो कि नर युग्मक है, इनके बनने की क्रिया को भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है, इसमें परागकण निर्मित हो जाते हैं। प्रारंभ में पराग मातृ कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, फिर ये एक दूसरे से पृथक होकर इस तरह गोलाकार हो जाती हैं और फिर इनमें विभाजन होकर 1 से 4 परागकण बन जाते हैं। और जब ये परिपक्व हो जाता है तो इस तरह की संरचना में हम देख रहे हैं कि 4 परागधानियां हैं, एक लोब में 2, दूसरे लोब में 2, एक परागकोश में 2 पाली युक्त होता है, इसलिए दोनों पालियों में 4 परागधानियां होती हैं जिनके अंदर परागकणों का निर्माण होता है। यहाँ पर इसमें वेस्कुलर स्ट्रेंड जो बीच में, इनमें से कुछ कोशिकाओं में से वेस्कुलर बंडल का भी निर्माण इसी दौरान होता है और जो कि संवहन का कार्य करते हैं। और इस तरह से बने हुए माइक्रोस्पोरेंजियम में जब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, मैच्योर होने पर स्ट्रोमियम हमने अभी पढ़ा था कि इसकी जो 2 लेयर है वो माइक्रोस्पोर, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर के पोषण में सहायक होती है और केवल एंडोथीसियम रह जाती है। और एंडोथीसियम जो कि स्पूटन वाले भाग पर पतली भित्ति वाली होती है, वो इसकी कोशिकाओं में वाटर लॉस होने पर, पानी की कमी होने पर इसकी कोशिकाओं की भित्ति अंदर की ओर सिकुड़ जाती है और स्ट्रोमियम वाले स्थान पर, क्योंकि ये पतली भित्ति वाली होती है, तो उनमें दबाव पड़ता है और ये फट जाता है। इस प्रकार से परागकोश का स्फुटन होता है, इसके फटने से परागकण बाहर बिखर जाते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा कि पौधों में परागकोश जो कि पुंकेसर या स्टेमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसमें मेल गैमेट यानी परागकणों का निर्माण कैसे होता है और वो कैसे इसमें से मुक्त हो जाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया पढ़ी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक तरह का गैमेट तो बन गया, लेकिन दूसरा गैमेट जो कि फीमेल गैमेट है वो कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।